सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। हुकूमत साजी तो हो गई है, सदर ममलिकत का इंतखाब भी आज हो गया, लेकिन मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आता दिखाई नहीं दे रहा। ताहाल धांधली का शोर है, मैंडेट चोरी होने की आवाज़ें आ रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट पूरे पाकिस्तान में चोरी हुआ है, इस पर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। आज उनकी जानिब से हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल भी है। ऐसे में गिरफ्तारियां फिर अमल में लाई जा रही हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी इस्तीफा देना चाहिए, ये मुतालबा भी सामने आ रहा है। आसिफ अली जरदारी को वोट देने वाले फॉर्म 45 वाले नहीं हैं, ये PTI का मौक़िफ़ है और जरदारी की हल्फ बर्दारी में जाकर मैं आइन की खिलाफ वर्जी करूंगा, अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा। अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मुल्की मामलात आगे बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, मईशत की बेहतरी की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब एहतजाज की कॉल्स हैं। सवाल ये है कि एक नया सेटअप सियासी इस्तेहकाम लाने में कैसे कामयाब होगा और धांधली के इल्ज़ामात और एहतजाज की कॉल में मुल्क में क्या हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देख रहे हैं और ये कैसे आएगी, अपने एनालिस्ट के सामने ये सवाल रखूंगी। मैं तारुफ करवाने देती हूँ। आज पैनलिस्ट में हमारे साथ हमाद रोहिला इस्लामाबाद स्टूडियो से भी मौजूद हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमें वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ हैं। सना मिर्ज़ा सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करूँगी मैं हमाद आपसे। सारी सिचुएशन आपके सामने है जहाँ पर एक जानिब एहतजाज भी हो रहा है, ये मामला बढ़ेंगे कैसे, कैसे आगे चलेंगे? कुछ आपको बेहतरी दिखाई दे रही है आने वाले दिनों में? जी बेहतरी की उम्मीद लगा सकते हैं। आप कह रही हैं नया सेटअप है, मेरा तो ख्याल है नया सेटअप तो ऐसा सच नहीं है, नए लोग तो नहीं है, पुराने लोग हैं, वही लोग हैं जो नस्ल दर नस्ल हमारे ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं और बहुत तजर्बा रखते हैं, सीखे सिखाए लोग हैं। तो नए लोग तो कत्तन भी नहीं है, पुराने लोग हैं। पुराने लोगों से नई बेहतरी की उम्मीद लगाई क्यों जाए? इस वजह से लगाई जाए कि इस बार शायद हीट उनको भी महसूस हो रही है। जो मकूला चीफ साहब की निस्बत से दोबारा ज़बान ज़द-ए-आम हो चुका है कि इफ़ यू कैन नॉट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। तो या तो इस बार उनको इस हीट का कुछ करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए कुछ गवर्नेंस ऐसी करनी पड़ेगी, कुछ अपने आप को रिवाइव करना पड़ेगा, या फिर शायद उनको किचन से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनकी जो सियासत है वो शायद अब इतनी ज़्यादा आगे ना चले, इससे ज़्यादा मौके कम से कम उसको नहीं मिलेंगे। जहाँ तक आप अली अमीन साहब की बात कर रही हैं, उनकी मज़ाहमत की बात कर रही हैं, तो मैं भी हमेशा कहता रहा हूँ कि मुफाहमत करनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को एक और चीज़ भी सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए कि PTI एक बंद अंधेरी गली से निकल के सामने आई है और जो हालात उसके ऊपर गुजरे हैं फ़ौरन ही हम उनसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। ये इंसानी फितरत के खिलाफ है। तो जो मज़ाहमत जितनी वो कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज इससे मुल्क की जो है मज़ीद आगे बढ़ने में रुकावट नहीं डालते, IMF को लेटर्स नहीं लिखते, इस किस्म की हरकत नहीं करते, तो जो उनका इलेक्शन मैंडेट चोरी का इल्ज़ाम है वो लेकर आगे भरपूर तरीके से चलेंगे और उनको चलना भी चाहिए। किसी के साथ भी अगर ज्यादती हुई है तो उसको कानूनी रास्ता ज़रूर लेना चाहिए। PTI की एक और मजबूरी भी है, उनका अपना वोटर उनके साथ नहीं रहेगा अगर वो ये लाइन टो नहीं करते। उनका वोटर जो है उसकी जो तरबियत हुई है वो बहुत, अगर आप देखें उनकी फेवर में रहें तो वो इसको रेवोल्यूशनरी कहेंगे, अगर आप दूसरी तरफ ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन एक ट्रेड जो कॉमन आपको नजर आएगी कि बहुत जारहाना वोटर है और वो वोटर खुद अपने लीडर्स को फौरन कटहरे में खड़ा कर देगा अगर सिर्फ मुफाहमत ही की सियासत के ऊपर एकदम PTI आ जाए। तो उनकी तरफ अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं, वो आगे लेकर नहीं चल सकते। लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि रोम एक दिन में नहीं बना था, इस पे वक्त लगता है चीज़ों को बेहतरी में आने में। हम देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर भी इस वक्त कुछ फ्रिक्शंस हैं और फ्रिक्शंस होनी भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी कमज़ोर हो गई है, इसका मतलब है कि पार्टी सही रास्ते पे है, बात करने की आज़ादी है, जो कि शायद बाकी पार्टीज में उस तरीके से कभी कभार नजर नहीं आती। लेकिन हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात नहीं लगाने चाहिए कि कोई किसी का एजेंट है, जो कि हम देख रहे हैं इस वक्त PTI में लग रहे हैं। ठीक है सना, सारे मामलात आपने देखे हैं जो पिछले दिनों असेंबली में जो कुछ होता रहा, वहाँ पे जो हमने देखा कि एक अदम बर्दाश्त वाला एक माहौल हमारे सामने है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है उसके बाद फिर वो गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि हम सबको एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, ये चाहे
चाहे हम शहबाज शरीफ साहब की तकारीर उठा लें, हम बिलावल साहब की तकारीर उठा रहे हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब जब वो भी ये चार्ज संभालने वाले थे वो भी ये कह रहे थे सबके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये इन सबका रवैया अगर देखा जाए तो ये रिफ्ट टूटेगी, ये मामला आगे जाके ठीक होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो जो कुछ भी जिस लहजे में भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। हम सबको याद है कि जब उनकी नॉमिनेशन आई थी तो उसके अगले दिन ही उन्होंने अमन का पैगाम दिया था और उन्होंने कहा था कि वो वफाक के साथ चलना चाहते हैं, जिसका आपने हवाला भी दिया। लेकिन जब उनको पार्टी लाइन और पॉलिसी के बारे में पता चला पीटीआई के बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद, तो उसके बाद मुझे लगता यह है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया और उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई है। अब वो दोबारा से जो उनकी अपनी एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो उसी टोन में बात कर रहे हैं। इसीलिए वो जरदारी साहब टेकिंग में नहीं गए, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ओर टेकिंग में नहीं गए। लेकिन उनको ये भी जरा समझना पड़ेगा कि अगर उनको अपने सूबे को चलाना है तो उन उमूर को चलाने के लिए उनको विफाक से तो बात करनी पड़ेगी। अगर उनको एनएफसी का पैसा चाहिए तो उनको सूबों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर उनको खैबर पख्तूनख्वा जिसने उनको बड़ी अक्सरियत से वोट दिया है, अगर उनको उनके सूबे के लिए कुछ करना है तो फिर उनको तो विफाक और बाकी हुकूमतों के साथ चलना पड़ेगा। अगर ये एग्रेशन की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त की जो पार्लियामेंट है ये ज्यादा अरसे चल नहीं सकेगी। लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि इस पार्लियामेंट को पूरे 5 साल चलाने की कोशिश की जाए। राइट। देखिए, इसमें हुकूमत की तरफ से जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें तो वो बड़ा क्लियर ये बात कर रहे हैं कि जब तक बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को अदालत में नहीं लाया जाएगा, जेल की सलाखों से बाहर नहीं लाया जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम इन उमूर को चलने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले जो बात कर रही थी वो सरासर गलत थी, या फिर उन्होंने अपना स्टांस तब्दील कर दिया है। क्योंकि पहले वो ये बात कर रहे थे कि हम मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अब वो बात ये कर रहे हैं कि जी हम तो चोर और लुटेरों से बात करने को तैयार नहीं है। तो आई थिंक ये जो एग्रेशन है ये आपको पार्लियामेंट में बिल्कुल दुरुस्त नजर आया है, पहले दिन से नजर आया है और हर दोनों साइड से है ना, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं। मैं इससे आप मौदवाना तरीके से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। दोनों साइड से नहीं है, शुरुआत इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उनको कोई चोर चोर की आवाजें देगा तो अल्टीमेटली नून लीग को उसको रिस्पांस में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो जो माहौल बन रहा है वो बेसिकली ये है कि अब आपको कोई कानून साजी पुरम तरीके से होती हुई नजर नहीं आएगी, या तो वो डंडे के जोर पे होगी या फिर वो हो नहीं सकेगी। क्योंकि इस वक्त जो वकला की फौज इस वक्त पार्लियामेंट में आ चुकी है, उसको कंट्रोल करना, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना सियासतदानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये हर पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं लिंगर ऑन करने की कोशिश की जाएगी। उसमें टेक्निकलिटीज भी हैं, उसमें हिंजेस भी पैदा किए जाएंगे, उसमें डिबेट भी पैदा की जाएगी, उसमें वॉकआउट भी बहुत होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मरतबा जो पार्लियामेंट बनी है वो एक इंतहाई मजेदार पार्लियामेंट बनी है और इसमें सिवाय लड़ाई झगड़े के आपको कोई प्रोडक्टिव काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल मरहला होगा और अगर इस मरहले से हुकूमत गुजर जाती है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन एक मरतबा फिर अपनी पॉलिसी शिफ्ट जो है वो जरूर लेकर आएगी। अदरवाइज वो जिस एंगल से अपनी पॉलिटिक्स को रन कर रहे हैं बड़ा मुश्किल लगता है कि इस पार्लियामेंट में कोई चीज पुरअमन तरीके से हो। ठीक है, जुल्फिकार साहब आप क्या फोर्स ही कर रहे हैं, अभी आगे जाके मामला बेहतरी की जानिब आपको दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये जो एक हम स्टेलमेट देख रहे हैं, एक डेडलॉक है दोनों जानिब से बातचीत के लिए, ना ही कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ना कोई सिचुएशन आगे बढ़ रही है, क्या देख रहे हैं आप? देखें आमना, अगर पीटीआई के उन रैंक्स को देखें, मेरा अपना ख्याल है, मेरा अपना एक तजिया है कि वो कहते हैं कि ये इतना बेहतरीन मौका उनके लिए है कि अपनी चीज़ें मनवाने का, कि वो केसेस वापस करवाएं, अपने बानी चेयरमैन को जो है वहाँ जेल से निकलवाएं और इतना अंडर प्रेशर रखें वफाकी हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को कि वो इनकी जो इनको रिलैक्स रखें, इनके मामले में लचक का मुजाहरा करें। ये एक आसाबी जंग चल रही है। फिर हमने ये भी देखना है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, नून लीग नहीं है, नून लीग के अलावा भी एक है जिसका एस्टेब्लिशमेंट है, असल जंग तो उनके साथ चल रही है। Correct. और एक बानी पीटीआई का जब एक बयान आया कि जेल से आया कि 9 मई के जो किरदार हैं, 9 मई के करने वाले जो मुलव्वस हैं, उनको बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, उनको बिल्कुल वो करना।
तो वो मतलब ये है कि लोगों को एक ऐसा लगा, हम जैसे लोगों को लगा तो इसका मतलब ये है कि चीजें थोड़ी सेटल हो रही हैं। लेकिन अभी अमीन गंडापुर जो है उनका ये बयान और इनका ये स्टांस, उनका एक ये, और असेंबली में जिस तरीके से कि आप देखें, आप जरूर आप वो करें उनको, लेकिन आप गंजा चोर कह के देखें ना, ये एक बहुत ही मायूब बात है कि आप, ऐसा लगता है कि आप ना अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं ना दूसरों की इज्जत का ख्याल रखते हैं। बहुत स्पीकर अगर आप देखें, सरदार अयाज सादिक ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखें, मैं समझता हूं कि अपनी इज्जत करवाएं, दूसरों की इज्जत करें, और ये पार्लियामेंट एक इसका तकद्दुस जो है वो रहना चाहिए। इसको बेतौकीर ना करें। अगर इसको बेतौकीर आप करें तो फिर आप अपने लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। तो आप देखें ना कि अगर कोई बंदा कहीं एहतजाज करता है, खामोशी से एहतजाज करता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो जो है पुलिस वाले के वर्दी को हाथ लगाए या उस पर चढ़ दौड़े या पथराव करे तो फिर उसके साथ क्या होता है। तो ये मेरे ख्याल में इनको समझना चाहिए कि इस चीज़ों से ला हासिल है। पता नहीं क्यों ऐसा ये है, जो वो दो एलिमेंट हैं पीटीआई में, वो इस वक्त मुझे नजर आते हैं बेबस हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि अली जफर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौर जो है, इनका वो जब उनको मुकर्रर किया, उन्होंने माजूरी जाहिर की, तो फिर बैरिस्टर जफर आए तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब दो एलिमेंट शायद छा रहे हैं, दो एलिमेंट जो है चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। लेकिन उसके बाद अचानक से फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, तो वो दो एलिमेंट अपने बानी चेयरमैन के सामने फिर खामोश हो जाते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे चलेंगी। कि जब आप बिल्कुल एक वो एहतजाज भी कर लें, आप ज़रूर एहतजाज करें, असेंबली के अंदर एहतजाज कर लें, पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज उतना ही आप रखें कि जब किसी की वो आज़ादी आपको ज़रूर है, उस वक्त तक जब आप दूसरे को बेतौकीर ना करें, जब दूसरे पर कोई आप बिलो द बेल्ट बात ना करें। मुझे ज़रूर ये बात करनी चाहिए कि एक वकील को आप देखें कि पंजाब में मजमे में वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के लिए क्या बातें कर रहा है। यानी उसको शायद बहुत ही कोई दोहरा नहीं सकता किसी मौजब उसमें सर्कल में। और उसके बाद फिर उसको जब उसको पकड़ा, उसको ले गए, तो फिर उसके बाद फिर वो कहता है नहीं जी भाई, आपकी भी बेटी है, आपकी भी बीवी है, आपकी भी माँ है, आपकी भी बहन है, आप जरूर इख्तिलाफ रखें, उनको कहें कि भाई ये बदनवान लोग हैं, लेकिन अगर आप उनके साथ ऐसा रवैया रखेंगे तो मुझे बताएं कि माशरे में बिगाड़ तो पैदा होगा। और मेरे ख्याल में इतना अच्छा मौका है, मुझे लास्ट से इस वक्त इनके पास अच्छा मौका है कि अपनी सियासत को मजबूत करें और ये फिर अगले इलेक्शन के पर नजर रखें कि इस पर वो क्या कर सकते हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि फिर ये मौका ये खो देंगे। जी शाह साहब, आप क्या समझते हैं? दूसरी चीज़ ये कि इन एहतजाज का कोई फ़ायदा हो रहा है? दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं जब एहतजाज हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, जैसे चीफ मिनिस्टर मरियम साहिबा ने भी ये बात की थी कि आई विल बी रूथलेस अगर यहाँ पर अमन व अमान की सिचुएशन क्रिएट होती है, यहाँ पे मामला ख़राब होते हैं या आवाम सफ़र करती है, तो आप समझते हैं कि इस तरह से तो फिर मामला नहीं बढ़ेंगे आगे? मेरे ख्याल से एक तो पहले मैं अमीनुल्लाह गंडापुर के हवाले से बात कर दूँ। बड़ा अजीब गरीब से एक तासुर पैदा किया जा रहा है कि शायद वो कोई वाकई मौला जट है और वो हाथ में गंडासा लेके जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सेंसिबल चीज़ें उन्होंने की और क्या कहते हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बैठ के उनके हवाले से। लेकिन बड़ी सेंसिबल बात ये है कि मैंने नेट हाइडर प्रॉफिट पर भी बात करनी है, मैंने डिविजिबल पूल में अपने हिस्से के ऊपर भी बात करनी है। कोई भी ऑफिशियल मीटिंग होती है सभी मिलना है, और जिस फोरम के ऊपर भी, चाहे वो मुश्तरका मुफादात कौंसिल हो उसके अंदर हो या SIFC के अंदर, जो चीफ मिनिस्टर का रोल होगा वो प्ले करेंगे। लेकिन अब अगर आप देखें, चाहे वो PTI की हुकूमत सेंटर में थी या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, सूबे के हुकूक तो आपने नहीं दिए या बलूचिस्तान को कभी उनका हक मिला है। मेरे ख्याल से हुकूक के ऊपर अगर वो बात करते हैं, नेट हाइडर प्रॉफिट की, डिविजिबल पूल में हिस्से की, पानी की तकसीम की और सूबे की बरात की, तो क्यों नहीं दिए जा रहे? देखिए कल उन्होंने एक बड़ा मजे का फार्मूला पेश किया है कि जनाब हम आपको जो, अगर आप नेट हाइडर प्रॉफिट के पैसे नहीं दे सकते तो आप हमारे अवाम के लिए बिलों के प्राइसेस पर यूनिट में कमी लेके आए, उनको आधा कर दें। आप हमारे पैसों में से बेशक काटते हैं नेट हाइडर प्रॉफिट में। तो मेरे ख्याल में तो फेडरल गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि मेरे ख्याल से जो इस सूबे के अंदर हुक्मरान है वो इतना इनसेंसिबल नहीं है, उसका विजन भी है, उसका दिमाग भी है, और बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी सेंटर के लिए अगर टेक्निकली वो इनके साथ खेलना शुरू करे। दूसरा, बेशक आज जलसे में
एज अ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी वो बात करते रहे कि हम जो है वो इन तमाम चीज़ों को नहीं मानते। और देखिए, एक पार्टी डिसग्रंटल्ड है। आपने उनसे वादा किया था, जिसने भी किया था, एस्टेब्लिशमेंट ने किया था या उनके जो करीबी लोग थे उन्होंने किया था, जिनके मशवरे पे उन्होंने पंजाब और केपी की असेंबली डिसॉल्व की, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए और आप उसे ट्रैक करते रहे जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रोल रहा, तो उस वक्त आप एक पार्टी से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो तमाम चीजें मान ले? मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूंगा कि आप एक फरीक को कहें कि जनाब आप सारी चीजें मान लें, क्योंकि मुल्क की बका बड़ी जरूरी है। जब आप इलेक्शन में 45 को तब्दील कर रहे थे, 47 के थ्रू आप रिजल्ट पे जा रहे थे, अब एक पार्टी का क्लेम है कि हमारी 80 सीटें और है, हमारे साथ ज्यादती हुई है, क्या उनको वो रिलीफ इलेक्शन कमीशन देगा? नहीं दे रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या है? देखिए, कल भी शायद हुसैन सैयद ने भी कहा कि जनाब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो खवातीन और रिजर्व सीट है आप उनको दे दें जी। बेशक आप कोई लीगल वे निकाले, कोई एक मिडल वे निकाले, लेकिन आप ये बताएं कि कहाँ पर जो है वो आइस मेल्ट होना शुरू होगी। अगर हुकूमत अपनी गवर्नेंस पे कायम रहेगी तो मेरे ख्याल में जिसके पास इक़्तिदार नहीं है वो तो हमला भी करेगा और वो तो चीखें भी मारेगा और वो तो प्रोटेस्ट भी करेगा। अब मसला फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो इनको कैसे इंगेज करती है। आप इस एंगल से भी देखें, क्रिटिसिज्म बड़ा आसान है कि जनाब जो है वो पीटीआई को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा एक आखिरी बात, मेरे ख्याल में जो जहाँ तक बात हुई बड़े करीबी पीटीआई के जो खान साहब के बड़े करीब लोग हैं, मेरे ख्याल में पीटीआई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स डिमांड नहीं करी कि आप शाम को खान साहब को छोड़ दें। वो किसी बात पे चल रहे कि आप बेशक जुडिशियल इंक्वायरी करें, जुडिशियल कमीशन कायम करें तमाम उमूर के ऊपर। तो देखिए, एक चीज़ तो ये है कि अगर आपने मुल्क का निज़ाम चलाना है, सूबे और वफाक आपस में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं चल सकते। सूबे का तमाम का दारोमदार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का 80% तकरीबन फेडरल फंड्स पे है। और कभी भी माजी में भी होता रहा, कभी भी फेडरल गवर्नमेंट सूबों को, छोटे सूबों को अपने हुकूक नहीं देती रही। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट होगा। हाँ, जरदारी साहब के सदर बनने के बाद देखें, अगर वो कोई ऐसा रिकॉन्सिलेटरी रोल अदा कर सकते हैं कि इन तमाम सूबों के अंदर और उनको दोबारा एक ऐसे पेज पे लाने की कोशिश करें, तो ये शायद एक सिल्वर लाइनिंग होगी। अदरवाइज ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा जब तक आप फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से जो रिजर्वेशंस हैं उनको हल नहीं करते, उनको एड्रेस नहीं करते। अगर इलेक्शन कमीशन, अदालतें, इलेक्शन ट्रिब्यूनल वो एक साइड पे होगा तो आपके ख्याल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, और आखिरी चीज देखें, इस वक्त तमाम पार्टीज डिसकंटेंट है। जो जीता है वो भी कंप्लेन कर रहा है, जो हारा है वो तो कंप्लेन वैसे ही कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। रिकंसाइल अगर करना है, इन मामला बैठना पड़ेगा और एक्शन से होंगी, वर्ड से या बातों से ये मामला आगे नहीं तय पाएंगे। आप तकारीर कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम देखते हैं सामने जो एक्शंस हैं वो दोनों साइड्स बड़ी रिएक्टिव इसमें दिखाई दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर मामला पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस पर 33 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने तफसीली फैसले में नतीजा अखज़ किया है कि सैयद मज़ाहिर अली नकवी मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब करार पाए गए हैं। उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था और उनके नाम के साथ एजाजी जस्टिस या जज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जबकि हम देख रहे हैं कि जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया और ये कहा है कि ये यकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफ़ा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। अब इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि अदालती निज़ाम में खुद एहतसाबी का ये अमल क्या ये शुरू हो गया है और सुप्रीम जुडिशल कार्रवाई के असरात क्या होने जा रहे हैं। आगाज़ करूंगी हमाद साहब आपसे। आप समझते हैं ये खुद एहतसाबी हो रही है और दूसरी जानिब ये जो कार्रवाई हो रही है इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रेपरकशंस क्या देख रहे हैं आप? जी, पहले मैं थोड़ी सी रोशनी इस कंसर्न आर्टिकल पर डालना चाहूँगा जो आइन का है, जिसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये इख्तियार दिया गया है। अगर इसका आप अमूमी जायज़ा लें तो एक बज़ाहिर राय यही बनती है कि शायद जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है ये उस वक्त ही कार्रवाई कर सकती है जब कोई जज सिटिंग हो। जब कोई जज रिज़ाइन कर दे या रिटायर कर जाए तो बज़ाहिर उसकी एक प्लेन रीडिंग से यही लगता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। यही व्यू आज तक हमारी, कुछ अर्सा पहले तक हमारी अदलिया लेती रही है, आफिया शेर बानो के केस की हद तक तो। और फिर इस व्यू को मज़ीद तक़वियत मिलती है जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। इंडिया में देखते हैं 2011 में जस्टिस सुमित्रा सेन को के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और वो उस रेजिग्नेशन के बाद वो कार्रवाई वहीं ठप हो गई थी, रुक गई थी। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि बाकी मुल्कों में, इंडिया हो गया, USA हो गया, वहाँ पर ये जो कार्रवाई है ये पार्लियामेंट में होती है
और पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज में एक रिक्विजिट नंबर ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं किसी जज के खिलाफ उसको निकालने के लिए या उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट रखा गया है वो उसको बरकरार रखने के लिए ये एहतसाब का अमल अदालतों को ही दे दिया गया था, अदलिया को ही दे दिया गया था कि वो खुद अपना एहतसाब करे। क्योंकि हमारे पास तो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये होता है कि अगर ये काम ना किया जाता और पार्लियामेंट को ही इख्तियार दिया जाता तो जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हमारे मुल्क में हर चीज़ पे आता है वो ये आता है कि या तो हमारे इदारे इस वजह से तबाह हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर सियासत है, या हमारी सियासत इस वजह से तबाह हो गई है क्योंकि वहाँ पे इदारे आ चुके हैं जी। तो उसको दूर रखने के लिए, उसको शफाफ रखने के लिए ये एहतसाब का अमल अदलिया को ही दिया गया था। अब अगर मैं वापस आता हूँ हमारे इस 209 के ऊपर, तो मेरी राय इससे मुख्तलिफ है कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कोई ऐसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए और आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और वो सिर्फ इस वजह से रोक दी जाए कि अब आप रिज़ाइन कर गए हैं। मैं इस केस के मेरिट्स में, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। मैं प्रिंसिपली इस लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर डिस्कशन करूंगा कि क्रिमिनल किसी भी एक्टिविटी के ऊपर किसी किस्म का कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी ने 10 साल पहले भी कोई अगर माली बदनुमानी की है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, हमारे यहाँ भी होनी चाहिए। अब जैसा हमने देख लिया है, अदालत आलिया ने कुछ अर्सा पहले जिस केस का मैंने जिक्र किया आफिया शेरबानो का, उसको भी ओवरटर्न कर दिया और इसको भी लेकर अब आगे चले हैं और रिजिग्नेशन के बाद इसको लेकर आगे चले हैं। वो दुरुस्त अमल है, ऐसा ही होना चाहिए। कानून को इन लेटर एंड स्पिरिट, एक चीज़ मैं अगर मुकम्मल कर लूँ, कानून को इन लेटर एंड स्पिरिट हमने फॉलो करना है, सिर्फ उसकी बज़ाहिर रीडिंग के ऊपर नहीं जाना। ये नहीं हो सकता कि रेजिग्नेशन के बाद आइन की वो शिक रिडंडेंट हो जाए, ये कानून की स्पिरिट नहीं हो सकती। ओके हमाद, आपका पॉइंट आ गया। सना, आप कैसे देख रही हैं सारे मामले को, इस सारे केस को? आप समझती हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से हम सुन भी रहे हैं, ये बाज़गश्त भी है कि ये जो सियासी माहौल बना हुआ है ये इंटरलिंक है कहीं ना कहीं जो अदलिया के जी मामला चल रहे हैं इसमें से? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो मेरे से पहले पैनलिस्ट थे उन्होंने बात दुरुस्त की कि आइन के मुताबिक जब तक कोई जज अपनी कुर्सी पर मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमने कभी तो अपना क़िबला दुरुस्त करना है ना, और कोई तो ऐसा शख्स होना चाहिए मर्द आन जो कहीं से तो शुरुआत करे। ना सियासतदान एक दूसरे का एहतसाब करते हैं, ना फौज करती है, ना अदलिया करती है। तो मेरा ख्याल ये कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये अलम उठाया है तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो उन्होंने अपने कुछ रोज पहले की भी जो उनका स्टेटमेंट जो था, जो उनके डिसीजंस आते रहे, जो उनकी वाइब्स आती रही हैं कोर्ट से, वो यही रही है ना कि आप चाहे हाजिर सर्विस हो या आप रिटायरमेंट ले लें, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई किसी भी तौर छोड़ी नहीं जाएगी। ये नहीं समझा जाएगा कि अगर आप घर चले गए और आपने सब कुछ कर लिया लेकिन उसके बाद आप ये कहें कि मैं तो रिटायर हो चुका हूँ इसलिए मैं किसी के सामने जवाबदेह नहीं हूँ। तो आई थिंक अगर वो एक ऐसा ट्रेंड सेट कर रहे हैं जिसमें एहतसाब का अमल होना चाहिए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। दूसरा, मुझे ये बताएं कि हमारे लिए, आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए एहतसाब की बात होती है तो उसको कभी भी कहीं भी उठा के ले जाया जाता है और इंटेरोगेट किया जाता है। लेकिन फौज हो चाहे अदलिया हो, उन्होंने अपने अंदर इंटरनली खुद एहतसाबी का अमल बनाया हुआ है। आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सके, उनका अपना एक सिस्टम मौजूद है जिसके तहत वो एहतसाब करते हैं। तो अगर उस सिस्टम के फ्लॉज को मद्देनजर रखते हुए उस एहतसाबी अमल को कोई एक चीफ जस्टिस आकर बेहतर करने की कोशिश करता है तो बजाय कि हम उसकी टांग खींचे, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बज़ाहिर नकवी साहब ने बज़ाहिर आपके ख्याल में इस्तीफा क्यों दिया था? ऑब्वियसली उन्होंने इसी वजह से इस्तीफा दिया था कि जो उनके हवाले से ऑडियो लीक्स थी, जो उनकी पीछे पूरी स्टोरी चली आ रही थी, जो उनकी कंप्लेंट्स थी, उनको पता था कि वो अपनी जगह पर वो कंप्लेंट जस्टिफाइड है और अगर वो अपनी सर्विस पे मौजूद रहते हैं तो आज नहीं तो कल वो जरूर छुरी के नीचे आएंगे। उनके पीछे एजाजुल एहसन साहब, उनसे भी बड़े स्कैंडल्स हैं। अगर तो उन्होंने ये सब कुछ ना किया होता तो उनको अपना ओहदा छोड़ना नहीं पड़ता। वो आने वाले अगले चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस की कुर्सी की कुर्बानी सिर्फ इस वजह से दी क्योंकि उनको पता था कि उनके हवाले से भी कंप्लेंट्स जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं। तो आई थिंक ये ट्रेंड जो है इसको खत्म होना चाहिए, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए। एक एहतसाब का सिस्टम अगर अदलिया का अपना इंटरनल है तो उस एहतसाब के नाम के ऊपर जरूर जवाबदेही होनी चाहिए। इससे पहले नहीं हुई, लेकिन अगर अदलिया इसकी मिसाल कायम करती है तो ये जरूर होना चाहिए। अच्छी मिसाल है, ठीक है, कहीं से तो आगाज करना पड़ेगा। जुल्फिकार साहब, आप सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं भी इसी हक में हूँ कि क्या चीफ जस्टिस साहब या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो सरबराह हैं, चीफ जस्टिस साहब, क्या उनको आइन नहीं पता, क्या उनको कानून नहीं पता कि उन्होंने अगर बहुत चीज़ इसमें ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल क्लियर एक चीज़ होती, बिल्कुल एक मोटे हरूफ में लिखा होता तो वो भी शायद ना जाते कानून के ख़िलाफ़ और आइन के ख़िलाफ़।
तो जो चीज़ें मौजूद हैं उनको पता है कि मैंने क्या करना है, और अगर पहले नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आज ये प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। एक चीफ सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी, कोई ब्यूरोक्रेट किसी ओहदे पर आज वो छोड़ देता है, इस्तीफा दे देता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जो कुछ उसने किया है होना चाहिए। और क्यों ऐसा नहीं है? आज अगर अदलिया में इस तरह के प्रेसिडेंट सेट होंगे और उनके खिलाफ अगर वो समझते हैं कि खुद हम अगर इसकी मिसाल लें चीफ जस्टिस के खिलाफ, जब चीज़ें चल रही थी, जब उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे वो और वो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनके खिलाफ तो वो इस्तीफा दे देते ना। वो तो खड़े रहे, उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो कुछ आपने करना है आप कर लें, मैं साबित करके बताऊंगा, आप कर लें आप उसको। तो नकवी साहब जो हैं, जस्टिस नकवी साहब, अब तो पाबंदी उन्होंने लगा दी है कि इनके साथ जस्टिस भी ना कहें, लेकिन हम चले कह देते हैं कि जस्टिस नकवी साहब अगर कुछ उनके उसमें था, वो खड़े होके फेस करते और चैलेंज करते, आंखों में आंखें डाल के कहते कि मुझे आप विक्टिमाइज कर रहे हैं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, मैं आपको देख लूंगा जो कुछ आप करें। लेकिन वो खुद जब चले गए और अभी वो ऐलान करते हैं, बिल्कुल वो चैलेंज करें, चीजें आगे चलनी चाहिए, कौम को पता चलना चाहिए कि कौन झूठा है कौन सच है, उनके खिलाफ उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है या वो वाकई उनके जो ऑडियो लीक्स जो आए हैं उनके पीछे एक बहुत सी एक कहानी है। तो ये पता चलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि इससे आगे भी सजा होनी चाहिए। ये सजा नहीं होनी चाहिए कि दूसरे एक आम शहरी के लिए तो अब वो जेल में सड़ता रहता है और अगर जिन्होंने जो कुछ किया है और करोड़ों रुपए कमाए हैं और उसके खिलाफ कुछ ना हो कि आप घर चले जाएं और आपके जो है आपके जो पेंशन है आपके घर पे पहुंच जाया करेगा। शाह साहब, बिल्कुल जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि अगर वो ठीक थे तो वो वहाँ पर रहते हुए, अपने ओहदे पर रहते हुए सारे केसेस का सामना करते हैं, यहाँ से उनका केस वाकई वीक नहीं हो जाता? आप कैसे देख रहे हैं? हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, मे भी गलत हो ठीक हो। मैं किसी हद तक तीनों पैनलिस्ट से इत्तेफाक भी करता हूँ और थोड़ा सा इख्तिलाफ भी करूँगा। सही। तो अगर आप कलेक्टिव फॉर्म ऑफ जस्टिस है जिसके अंदर आप कवानीन उन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि जो सदा से कवानीन को जो है वो रद्द करते रहे, उनको जो है ओवर रूल करते रहे, और जब पावर में होते हैं तो मेरे ख्याल में उसको मिसयूज भी करते हैं। ये जो पहला केस थे, आपने बताया क्या एक हमारे चीफ जस्टिस थे वकार सेठ साहब, उन्होंने मुशर्रफ साहब को सजा दी, ठीक है जी, ये जो है आइन से गद्दारी उन्होंने की थी और उनका गद्दार वो था, आप उसको सजा देते, क्या उनको सजा मिली? जस्टिस कयूम सिद्दीकी की मिसाल हमारे सामने है, वो जो कुछ कहते हैं क्या उसके बाद क्या हुआ? मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि शायद रिटायरमेंट के बाद अगर किसी ने करप्शन की हो, मॉरल हो, इलीगल हो, या आप समझें फाइनेंशियल करप्शन हो और आप उसको जो है राइट ऑफ कर दे, लेकिन क्या वाकई जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला था, वो जो अभी उन्होंने इस केस को दोबारा सुना और उसके ऊपर अपनी राय दी, क्या ये वाकई ऑब्जेक्टिव है? क्या ये वाकई सच मबनी है? क्योंकि हम देखेंगे कि 5 साल बाद 4 साल बाद ये चीज़ आएगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गलत काम किया। जब जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया तो उस वक्त की हुकूमत या किसी की इमाम पर हुआ था। अब बज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो इंक्वायरी है, या ये किसी की इमाम पे हो रही है कि वाकई ये इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखते हुए हो रही है, और इसकी ऑब्जेक्टिविटी को कौन डिफाइन करेगा? बाकी अगर क्वेश्चन उनको है, मेरे ख्याल से अगर जैसे कि वेड़ा साहब ने कहा कि जी ऐसा होना नहीं चाहिए, जिस तरह के कानून के अंदर है कि वो रिटायरमेंट के बाद नहीं सुन सकते। तीसरा जो हम मुद्दा वो ये कि जस्टिस एजाज की बात की सलाह है, तो क्या हम उस पर ये कमेंट कर सकते हैं कि उन्होंने क्यों रिजाइन किया, इनके साथ 3-4 क्यों गए? क्या उनको कोई खौफ था कि इस सिस्टम के अंदर वो वाकई उनके अकाउंट या उनको फोर्स किया गया? मेरे ख्याल में देखिए, अगर आप तमाम जिंदगी अपनी नौकरी करते हैं और आप एक पीक तक जाते हैं और उससे पहले आप अपने आप को उस चीज़ से अलहदा करते हैं, देयर आर सम रीजंस। अब आप कहेंगे कि जी अब मियाँ साहब की सज़ा को देख लें, वो गए, सज़ा हुई, इन्हीं अदालतों ने सज़ा दी थी, इससे पहले बाकी जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स थे, इन्हीं अदालतों ने उनको कन्विक्ट भी किया, किसी को क्या सज़ा दी, तो आखिर में क्या हुआ? आपने एक ही दिन में सारी सज़ाएं माफ़ कर दी। तो क्या आप उन तमाम जजेस की अकाउंटेबिलिटी करेंगी जो कि भुट्टो साहब से लेके अब तक मियाँ साहब तक गलत सजाएं देते रहे, उन लोगों के साथ नाइंसाफी करते रहे, वो बड़े आराम से इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी? मैं ये नहीं समझता कि सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन की बात है या किक्स बैक की बात है। अगर आपने अपने ओहदे और अपने ओथ को डिफाई किया है, आपने गलत डिसीजंस किए, तो क्या उसके बाद जब आइंदा आने वाले लोग हैं उन डिसीजंस को वो रिव्यू करते हैं या रिवोक करते हैं? तो जिन्होंने गलत डिसीजंस किए वो कहाँ स्टैंड करते हैं? आपकी अदालतों में हजारों बल्कि लाखों ऐसे केसेस हैं जो कि
जो है वो मबनी थे जजेस की जाती पसंद नापसंद पे, उनकी कोएर्जन्स पे, उनके ऊपर जो फोर्स था, प्रेशर था। तो आप तमाम लोगों की अकाउंटेबिलिटी करें, सिर्फ एक वजारत अकाउंटेबिलिटी बिल सबकी होनी चाहिए। एग्जैक्टली जहाँ जहाँ पे जो हम फ्लॉज थे या जो गलतियाँ हुई, फिर अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए। ये हमारे पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है। विफाकी काबीना जनाब हम देख रहे हैं ताहाल तश्कील नहीं पा सकी है। गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में तमाम तजियाकारों ने ये राय दी थी कि काबीना का हजम मुख्तसर होना चाहिए, और अब यही सुनने में आ रहा है कि काबीना ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। लेकिन इन मामलात में जो बात नज़रअंदाज नहीं की जा सकती वो महंगाई की बढ़ती शरह है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट में बताया कि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 32.39% हो गई है। रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं, एक आध दिन में रमज़ान भी है, पहाड़ जैसे मसाइल और महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और काबीना बनाने में देर क्यों हो रही है, ये सवाल लेके मैं सबसे पहले सना की जानिब जाऊंगी। सना, आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं, और दूसरा ये कि आपको रिलीफ मिलता है वो कुछ दिखाई दे रहा है सारी सिचुएशन में? हुकूमती मामला चलाने के लिए आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले जो पंजाब की जो मिनिस्ट्री थी जो कि फाइनेंसेस देखती थी, वो ये कह रही थी कि ये गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी पंजाब की, क्योंकि उनके पास रोजमर्रा के उमूर के भी पैसे नहीं थे। उसके बावजूद भी आपकी जो वजीर आला साहिबा हैं उनका ये कहना है कि हम 20 के करीब मंसूबे 3 माह में शुरू करेंगे। अब उसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे और आप जैसे बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं। लेकिन जहां तक कैबिनेट की बात है, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आप कैबिनेट जरूर लोगों को दिखाने के लिए छोटी रख रहे हैं, लेकिन आप उसमें मुशीरान भी रख रहे हैं। आप उसमें 80-80 साल के वो लोग जो कि नवाज शरीफ साहब को नवाजते रहे और नवाज शरीफ साहब उनको नवाजते रहे, उनको मावून खुसूसी भी तैनात कर रहे हैं। आप आने वाले कुछ दिनों में उनके नाम भी देख लीजिएगा। मतलब वो लोग जिनको रिटायरमेंट करके अब अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, वो लोग वापस काबीना में आना चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इख्तिदार की कुर्सी के साथ वो चिमटे रहें। फॉर गॉड सेक, मतलब कम से कम नए लोगों को आने का मौका दें, उन लोगों को जो कि मोबिलाइज हो, जो काम कर सकते हो, जिनमें एनर्जी हो। अगर उन पुराने लोगों की पॉलिसीज अच्छी होती तो खुदारा पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान होता। उसी घिसे पिटे पाकिस्तान के अंदर आप मौजूद हैं और आप 70-70, 80-80 साल के लोग आज भी वजारत जो खजाना था उसके लिए डार साहब चाहते थे कि वो बने, लेकिन बहालत मजबूरी ऊपर से जो प्रेशर उनके ऊपर पड़ा, उनको साइड लाइन करना पड़ा और उसके बाद वो ओहदा किसी और को देना पड़ा जो कि बजाहिर नॉमिनेट किए गए थे कहीं और से। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा के लिए अवाम के साथ भी सच बोलना सीखें। बिल्कुल, अगले 1 से 2 साल में मुझे कहीं नहीं लगता, बहुत से लोगों को नहीं लगता, मैं तो बहुत अदना सी राय दे रही हूं कि महंगाई खत्म होगी। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ ने आपसे जो एग्रीमेंट करना है वो पहले ही कह चुके हैं कि जी 18% तो आप जीएसटी बढ़ाइए, बिजली के निर्ख आप बढ़ाइए, आप गैस के निर्ख आप बढ़ाइए, पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख आप बढ़ाइए, दवाइयों खाने पीने के अशया के जो रेट है उसमें तब्दीली लाएं, एग्रीमेंट के बाद एक तूफान आने वाला है। आप सब्सिडीज खत्म कर देंगे तो आप कहां पर स्टैंड करेंगे? तो मेरा ख्याल यह है कि काबीना तो बहुत दूर की बात है, आप अपने रोजमर्रा के उमूर, उसके अलावा जो शाह खर्चियां हैं और जो नए मंसूबे हैं, खुदा के लिए उन नए मंसूबों को अगले इलेक्शन के लिए इस वक्त ना लाएं। कम से कम 2 से 3 साल जो ऑलरेडी रनिंग मंसूबे हैं, जो पिछली गवर्नमेंट्स के शुरू किए हुए हैं, उनको ही कंप्लीशन पे ले जाएं। वो भी आपने हवा में मुअल्लक कर दिए हैं कि ना वो मुकम्मल है ना वो शुरुआत की स्टेज पर है। तो आई थिंक ये चीजें अंडरस्टैंड करना गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर उन्होंने इतना भी कर दिया तो शायद अवाम इससे सेटिस्फाई हो जाए। सीधा इकदाम अगर करें तो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ रिलीफ मिल ही सकता है। हम आज आप किस तरह से देख रहे हैं, अभी चूंकि महंगाई हम देख रहे हैं कि उरूज पर है और उसके बाद आगे जाके तो मामलात और ख़राब होंगे, लेकिन अभी चूंकि रमज़ान है, अवाम एक्सपेक्ट करती है कि रिलीफ मिलना चाहिए। आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है सारी सिचुएशन में? जी, मैंने कल भी जिक्र किया था, पीटीआई के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मिनिस्टर्स टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हम आवाम के लिए नहीं आए हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम किसी भी किस्म की और बात पे करने को तैयार ही नहीं है, हम सिर्फ एक काम करने आए हैं कि हम अपने एक बंदे को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। अगर वो इस माइंडसेट के साथ आगे चलेंगे और वोटर भी अगर उनको इस चीज़ पे कबूल कर रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल हम रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं। फिर उनको अच्छा खासा वोट पड़ा है, ठीक ठाक फॉलोइंग है उनकी, तो मेरा तो ख्याल है अवाम को शायद रिलीफ चाहिए ही नहीं अगर उनकी बात को तो दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए। मेरे ख्याल से ये जो एजेंडा अगर इस माइंडसेट से चलेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, मज़ाहमत ज़रूर कीजिए, करनी भी है, आपके लिए नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट भी यही बनता है, आपकी पॉलिसी भी यही बनती है। बल्कि आपको हम जो कह रहे हैं कि फ़ौरन ही शायद मान जाएं, तो वो भी नहीं होगा। गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी हमें पार्टी के अंदर नजर आएगी, कहीं वो लचक दिखाएंगे, अगर दिखाएंगे, उम्मीद तो फिलहाल नजर नहीं आ रही, और कहीं वो सख्ती दिखाएंगे जो कि वो इस वक्त जरूरत से ज्यादा दिखा रहे हैं। तो अगर वो इसी तरीके की तर्ज हुकूमत करेंगे और यही, जी बिल्कुल, तो ऐसे ही चलेंगे तो अवाम को सर पे कफन बांध देना चाहिए। ठीक है शाह साहब, वक्त की कमी है, मैं चाहूंगी क्विकली आप लोग के टेक्स आ जाए। जी,
हमारे का मैं एक पॉइंट पे बात करूंगा, वो ये है कि मैं सूबे से शुरू करता हूँ। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के उन्होंने पिछले 22 जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी तमाम बरात, उनको 8 सिक्योरिटी गार्ड, उनकी गाड़ियाँ, उनके सेक्रेटरीज, उनको यकमुश्त ख़त्म कर दिया कि आज के बाद जो पहले वज़ीर आला थे वो अपने खर्चे पे अपनी सिक्योरिटी भी करें और अपने अखराजात उठाएं। एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा ये कि आप टाइटनिंग अपने घर से शुरू करेंगे। मैं उस दिन KP असेंबली के इजलास में मैंने 97 के करीब ऐसी गाड़ियाँ गिनी जो कि कम से कम 3, 3.5, 4 हज़ार सीसी से ऊपर थी। तो वो गरीब मुल्क जिसके अंदर आपके अशराफिया इस किस्म के, जैसे सना कह रही थी कि आप इस आवाम पे क्यों रहम नहीं करते, आप ये जो आपके पार्लियामेंटेरियन है आप इनको जो है वो 4-4 हज़ार सीसी की गाड़ियाँ दे रहे हैं, मुफ्त फ्यूल दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं, मुफ्त रिहाइश दे रहे हैं। रीज़न क्या है? ये अगर इस दावे के साथ आए कि हम कौम की खिदमत करेंगे तो मेरे ख्याल में कौम की खिदमत में तो ये चीज़ हो सकती है कि आप बेल्ट टाइटनिंग करें। हम सिर्फ सिविलियन बजट की बात नहीं कर रहे, आप ओवरऑल देखें कि आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर्स कितने हैं। दूसरा आप देखें IPPs और आपके जो गर्दिशी कर्जे हैं वो कितना बड़ा फ्रॉड है। और वो जो इस वक्त हुकूमत में दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और PMLN के करीब लोग हैं जो कि इस तमाम विशियस साइकिल के अंदर है। 5 ट्रिलियन तक तकरीबन रुपए आपके ऊपर गर्दिशी कर्जे के हैं। जब आप IMF इस दफा बाकी आपको जिन शराइत पे कर्जा देगा वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और मजीद मसाइल हो। लेकिन PDM 1 बड़ी मुश्किल उनको दरपेश हुई, PDM 2 को उससे ज्यादा मुश्किलात दरपेश होंगी। जी जुल्फिकार साहब, प्रेसिडेंट के अगर देखें सालाना उनका बजट, अगर आप देखें प्रेसिडेंट हाउस का बजट जो एक शख्स है जिसमें उसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है, उसके मुलाजमीन की तादाद 950 है और गालिबन 1 अरब से ज़्यादा जो है उनका वो है 100 अरब से ज़्यादा उनका खर्चा है। इसी तरह आपका चीफ मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस को अगर देखें उनके तकरीबन लगभग 800 लोग मुलाजमीन हैं और उनका भी खर्चा लगभग इतना ही है और करीब है। तो जब आप इस तरह से चलाएंगे, मुझे बताएं, या तमाम चीफ मिनिस्टर हाउसेस को, गवर्नर हाउसेस को इस तरह से चलाएंगे और बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप सफ़र करेंगे, फेडरल जो मिनिस्टर्स हैं उनके पास 5,000 सीसी 4,000 सीसी गाड़ियां होंगी और पीछे उसको एस्कॉर्ट होगा। ये बहुत ही मेरे ख्याल में शाखर्चियों वाली बात है। पहले आपको ये लोगों को तो बताना होगा कि हम आपके लिए आए हैं, आपकी खिदमत के लिए आए हैं। और बिल्कुल जो हमारे जो मोहतरम पैनलिस्ट ने बात की, नए आपके जो अभी आपके लिए मेरे ख्याल में वो अयाशी के दिन गए जो जारी खर्चियां नहीं करनी, एग्जैक्टली जो सारी सिचुएशन को देखते हुए अवाम के बारे में सोचकर इसको आपने अपने अमाल से करके दिखाना है कि भाई वाकई आपके लिए अवाम के, आपके दिलों में अवाम के लिए दर्द है या नहीं है। तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।